नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 5 कोयला एवं पेट्रोलियम। पिछले अध्याय में हमने कोयले के बारे में बड़े ही विस्तार से अध्ययन किया। आज का हमारा विषय है कोयले के बाद में पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द से हमारा ध्यान पेट्रोल की ओर जाता है। यहाँ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पेट्रोलियम का अर्थ सिर्फ पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोलियम में पेट्रोल के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों के निष्कर्षण से निकलते हैं, यानी कि उसके शुद्धिकरण के बाद वे हमें प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण के पश्चात पेट्रोल के अलावा डीजल, केरोसिन, मोम, तारकोल, पैराफिन आदि कई सामग्री हमें प्राप्त होती है। पेट्रोलियम पृथ्वी से खनन करके निकाला जाता है। यह एक बहुत ही मूल्यवान पदार्थ है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोयला पूरा प्राचीन समय में किसी प्राकृतिक हलचल के कारण बहुत से बड़े बड़े जंगलों के मिट्टी में दब जाने के फलस्वरूप ताप और दाब की प्रक्रिया के फलस्वरूप कोयला बना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ भी इसी प्रकार शायद बने होंगे। हमने कोयले के बारे में विस्तार से पढ़ा। कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। इस प्रकार से इन 4 प्रकार के कोयलों के बारे में हमने पढ़ा था। और कोयला प्राकृतिक पदार्थ होने से यह एक सीमित मात्रा में मिलने वाला पदार्थ है। इसे हम सीमित संसाधन की श्रेणी में रख सकते हैं। हमने कोयले की कहानी पढ़ी, कोयला और कोयले से प्राप्त कोलतार और कोयला गैस के बारे में भी हमने अध्ययन किया। अब आज का हमारा मुख्य बिंदु है पेट्रोलियम। हम जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बता चुका हूँ, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी कि चट्टान एवं ओलियम यानी कि तेल से हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकलता है। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। चित्र 5.4 में देखा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडार को दर्शाता है। हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? हमें याद है तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया, यानी खोदा गया। 8 वर्ष बाद 1867 में आसाम के माकूम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का वर्गीकरण।
पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है, यानी शुद्धिकरण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है, यानी कि रिफाइनरी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, जो हमारे रसोई घरों में ईंधन के रूप में काम में आती है और उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक। इस पेट्रोल का उपयोग हम वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि में। और शुष्क धुलाई के लिए, यानी कि जिसे हम ड्राई क्लीन कहते हैं, उसमें भी पेट्रोल का उपयोग होता है। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन। डीजल, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन। स्नेहक तेल, स्नेहन। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग आरंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा में पाई जाती हैं। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। हमने इस अध्याय के आरंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। हम जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं। इनके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, ग्लोबल वार्मिंग से भी इसका संबंध है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए। विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल की बचत करें। उनके गुर हैं: जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेसन में हमने जिन वैज्ञानिक शब्दों का पढ़ा वे हैं कोयला, कोयला गैस, कोलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम परिष्करणी। ये शब्द मूल रूप से इस पाठ का भाव बताते हैं। अब आता है आपने क्या सीखा, यानी कि इस पाठ में हमने किन किन मुख्य बातों को समझा। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्षों पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले ईंधन हैं। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। पेट्रोलियम परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं। हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने इस सत्र में पढ़ना शुरू किया था तब मैंने बताया था कि आपको इस
इन एनसीईआरटी की पुस्तकों में अधिकतम करना है, यानी कि यह पुस्तक और आचार्य बंधु केवल आपके सहायक माध्यम हैं, लेकिन अधिकतम कार्य आपको ही करना है। जैसे कि कई क्रियात्मक कार्य हो सकते हैं, कई प्रयोग हो सकते हैं, प्रश्नों के उत्तरों को खुद समझने की कोशिश करना ताकि आपको अधिकतम समझ में आए। यही इस पुस्तक का भाव है। धन्यवाद।